Hello students, welcome to the Dakshinai classroom, FST 33, paper number 2. Now question number 1 says, f of x is tan inverse x minus half of log x. Then the greatest value, least value, okay. तो रेंज निकालनी है इसकी, और तो डिफरेंशिएशन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, माइनस ये हो गया 1/2x। जो भी कहानी है x ग्रेटर देन 0 में बतानी है हमें। तो ये हो गया आपका 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप देखो तो ये हमेशा निगेटिव है, मतलब जीरो के आगे हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओके। तो एफ ऑफ एक्स डिक्रीजेज ऑन जीरो से इंफिनिटी, तो सी ऑप्शन तो सही आ गया। नाउ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन 1/√3 टू √3। भाई किस इंटरवल में बताना है? 1/√3 से √3 में। अब हम देख चुके हैं डिक्रीजिंग है, तो छोटे पे बड़ा, छोटे पे बड़ा। तो छोटा वैल्यू 1/√3 पर ये वैल्यू कितना दे देगा? π/6 माइनस हाफ। इसको लिख सकते हैं हम log 3 की पावर माइनस हाफ, तो 1/4। तो π/6 से प्लस 1/4 से 3, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई। √3 पे लिस्ट वैल्यू आ जाएगी, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एफ डेस एक्स आपका निगेटिव आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स 0 टू इन्फिनिटी, सो एफ ऑफ एक्स डिक्रीजेस। सेकंड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है। सेक स्क्वायर एक्स को हमने सबसे पहले लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर को फिर से लिख दिया टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें मैंने सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो सेक स्क्वायर जो नीचे वाला है उसको मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब जहां भी टेन दिख रहा है उसको आप टी ले लो, तो पूरी कहानी आपकी हो गई ये। या ये भी करने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो रहा है वो। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² का होल स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, और डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, तो ये तो आपका इंटीग्रेशन आराम से हम कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, और टी को क्या रख दो? 10x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में बोला गया है L1 लाइन है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस ए क्यूब रूट बी इज इक्वल टू 0। लाइन L2 है bx माइनस ए वाई प्लस बी क्यूब रूट a is equals to 0. B two straight lines, the equations of the bisectors of the angle formed by the loci whose equations are lambda 1 L1 minus lambda 2 L2 is equals to 0 and lambda 1 L1 plus lambda 2 L2 is equals to 0. Lambda 1 lambda 2 are being non-zero real numbers are given by। अच्छा, ये एक लोकस है और ये एक लोकस है, तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर्स है हमें उनकी इक्वेशंस निकालनी है आपसे, ये बोला गया है। ठीक है, तो पहली बात तो लैम्डा 1 L1 यदि हम लाइन लिखे, अच्छा यहां से स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या आ गया? -a/b। इधर से स्लोप क्या आ गया? b/a। अब ये कंफर्म हो, दोनों का प्रोडक्ट -1 है, मतलब ये पता चल गया कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। ठीक है, इधर से हम देखें तो लैम्डा 1 L1, इस लाइन का हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं, तो a1 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 L2, तो माइनस b लैम्डा 2 x प्लस लैम्डा का मल्टीप्लाई इससे तो b लैम्डा, और माइनस माइनस प्लस तो a लैम्डा 2, और बाकी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरी लाइन लिखना चाह रहे हैं लैम्डा 1 L1, तो लैम्डा 1 a प्लस b लैम्डा 2 प्लस b लैम्डा 1 माइनस a लैम्डा 2, सॉरी हाँ माइनस आएगा ना, बिल्कुल। तो इस लाइन का स्लोप यहां से कितना आ गया? इसको m3 बोल दिया, तो वो हो जाएगा b लैम्डा 2 माइनस a लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय b लैम्डा 1 प्लस a लैम्डा 2। इधर से इसका स्लोप आ गया m4 का लैम्डा 1a प्लस b लैम्डा 2 अपॉन में a लैम्डा 2 माइनस b लैम्डा 1। ठीक है, अब मैं लाइन L1 और ये जो लाइन आई है आपकी, दोनों का कॉम्बिनेशन,
इनमें स्लोप इनके बीच का एंगल निकालना चाहता हूं तो tan थीटा हो जाएगा मॉड m1 माइनस m3 अपॉन में या m3 माइनस m1 1 प्लस m1 m3। तो इसको हम निकाले, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये हो जाएगा b लैम्डा 2 माइनस a लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय b लैम्डा 1 प्लस a लैम्डा 2 माइनस माइनस प्लस a बाई बी अपॉन में 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इसको हम सॉल्व करें तो ये आपका आ गया b स्क्वायर लैम्डा 2 माइनस ए बी लैम्डा 1 प्लस ए बी लैम्डा 1 a स्क्वायर लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर लैम्डा 1 प्लस ए बी लैम्डा 2 माइनस ए बी लैम्डा 2 प्लस ए स्क्वायर लैम्डा 1। ये कैंसिल हो गया, ऊपर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का मॉड। समझ में आ गया? ऐसे ही आप एंगल निकाल लो ये लाइन के बीच में और L1 के बीच में, उसको कुछ अल्फा बोल दिया तो वो भी आपका सेम आ रहा है, निकाल के देख लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो गिवन लाइंस थी इसको हमने कुछ बोल दिया L3 और इसको कुछ बोल दिया L4, तो L3 लाइन और ये वाली हो गई L4। तो L1 जो है इसके भी इक्वल इंक्लाइंड है L3 के और L4 के। बात समझ में आ गई? ये एंगल मतलब इक्वल आ रहा है। तो L1 यदि ये है तो L2 भी आपका यही होगा ये एंगल, क्योंकि ये एंगल भी आपका सेम आएगा। तो कहने का मतलब L1 और L2 ही आपके एंगल बाइसेक्टर्स है और उनके बीच का 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। ओके, 4 में बोला गया कंसीडर एन इलिप्स विथ सेंटर C एंड अ पॉइंट P विथ इसेंट्रिक एंगल पाई बाय 4। अच्छा, एलिप्स बना ही लेते हैं, जो जो बोलता जा रहा है वो हम करते जाएंगे। ये आपकी एक्सिस हो गई मेजर एक्सिस, ये हो गई माइनर एक्सिस। ठीक है, सेंटर C है, पॉइंट P ऑन इट, पॉइंट P इधर का ही लिया। ठीक है, उसका इसेंट्रिक एंगल पाई बाय 4 दे रखा है। ओके, नॉर्मल ड्रॉन एट P इंटरसेक्ट्स द मेजर एंड माइनर एक्सिस एट। इस पर कोई जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं वो इसको A और B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। N1 and N2 are the feet of the perpendicular from the foci S1 S2 on the tangent। P पर जो टेंजेंट है और इसके फोकाई होंगे S1 और S2, तो यहाँ से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला इसको उसने बोला है N1, यहाँ से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला किस पर, टेंजेंट पे, मतलब N1 इंटू ऐसा है। ठीक है, and N is the foot of perpendicular from the center of the ellipse to the normal। ये आपका N हो गया। ठीक है, टेंजेंट एट P intersects the axis of X at T, ये T। On the basis of the info identify the correct statements। अच्छा, पहला भाई बोला इसने CA इंटू CT। CA इंटू CT इज नथिंग बट CS1 का स्क्वायर, और CS1 क्या होता है, AE। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1/1। बात समझ में आ रही है? तो AE का स्क्वायर, और जो इलिप्स दे रखा है वहां पर A कितना है 5, B कितना है 3, तो E स्क्वायर हो गया 1 माइनस 9/25 दैट इज 4/5। तो 4A हो गया आपका 5 और E हो गया 4/5, तो ये हो गया 16। पहला आंसर सही आ गया। दूसरा PN इंटू PB, PN इंटू PB आपका होता है सेमी मेजर का स्क्वायर, दैट इज 25। C S1N1 इंटू S2N2, S1N1 इंटू S2N2 ये क्या होता है आपका माइनर का स्क्वायर, सेमी माइनर का स्क्वायर। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, ये आप प्रूफ करने बैठेगा तो हो गया काम। नोट्स आप रिवाइज करना, ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। ठीक है, D S1P इंटू S2P, तो ये हम थोड़ा कर सकते हैं सॉल्व। S1P क्या है आपका, यहां से इसकी डिस्टेंस, तो एक होगी A प्लस EX
और दूसरा होगा a माइनस ई एक्स, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो एंगल हमें पता है ए कितना है 5, तो 5 कॉस, तो 5/√2 और 3/√2 पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 5/√2, तो ए कितना था 5, 25 माइनस ई स्क्वायर है ई स्क्वायर है 16/25 इंटू एक्स स्क्वायर 25/2, तो ये हो गया आपका 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 कितना हो गया 17। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। बात समझ में आ गई। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, सपोज एबीसी आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एफ ऑफ एक्स इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, और एबीसी जो है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स इन 0 to 1, हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स इन 0 to 1, देन ए बी सी। अच्छा, ए बी सी की मिनिमम वैल्यू बतानी है, रेंज बतानी है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर है तो पहला वाला आपका अपवर्ड हो गया, और दोनों रूट जो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, तो रूट अल्फा और हमने बीटा ले लिया, ये कंफर्म है ना, अल्फा बीटा 0 से 1 के बीच में। ओके, नाउ एफ ऑफ 0 आपका कितना होगा। अच्छा, यदि ऐसा है तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 क्या है आपका सी, तो ये हो गया कि सी आपका पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ 1 मतलब ए माइनस बी प्लस सी शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। सम ऑफ रूट बी बाय ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, सो दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ऐसा क्यों, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात, अरे रूट अल्फा बीटा है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, ठीक है। तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं कि आपका जो कहानी है एफ ऑफ 1 यदि हम देखें, एफ ऑफ 1 आपका हो जाएगा ए 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, ठीक। तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, हाँ, और एफ ऑफ 0 भी लिख दिया। एफ ऑफ 0 क्या था आपका सी, और सी बाय ए हम यूज कर सकते हैं, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, ठीक है। सी बाय ए इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इस अल्फा को इसके साथ लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर 0 से 1 में है, इसको मैं फंक्शन लूँ अल्फा का, तो एफ डैश अल्फा क्या हो गया आपका 1 माइनस 2 अल्फा, ये पैराबोला डाउनवर्ड है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी हाफ पर, तो हाफ पर ये जो वैल्यू देगा कितनी देगा 1/4, सो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1/4, सो दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1/4। सिमिलरली दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1/4, और 1/4 कहाँ हो रहा है हाफ और हाफ पर, तो दोनों अलग है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, सो दिस इज ऑलवेज लेस देन ए स्क्वायर बाय 16, 1/4 इंटू 1/4 16। इक्वलिटी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि अल्फा और बीटा अलग अलग है, तो ये पता चल गया कि ये ए स्क्वायर बाय 16 से छोटा है। अब वापस आ जाओ कि एबीसी आपके नेचुरल नंबर थे, ये यदि नेचुरल नंबर है तो इंटीजर का सम इंटीजर ही होगा, ए माइनस बी प्लस सी पॉजिटिव है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए माइनस बी प्लस सी या एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटीजर आएगा ये कंफर्म है, अरे आना तो इंटीजर ही है ना, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहां पर ये पता चल गया कि ये जो है ए स्क्वायर बाय 16 से छोटा है, यहां ये पता चल गया कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 जो है ये सी पॉजिटिव है ग्रेटर देन, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये पता चल गया हमें, है ना। और एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 ये ए स्क्वायर बाय 16 से छोटा हो गया, तो सॉल्यूशन आना है तो ए स्क्वायर बाय 16 शुड बी ग्रेटर देन 1, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां से आ गया आपका ए स्क्वायर ग्रेटर देन 16, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन 4, और इंटीजर है तो ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5।
बात समझ में आ गई? ओके। दूसरी बात, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac आ गया। तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन, ए आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है 5, तो 5 चुको 20, ये कंफर्म है कि 20c से ज्यादा होगा, और c मान लो मैंने ले लिया 1, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 20 आ गया। तो इसका मतलब भी बी मिनिमम कितना हो सकता है 5, ए मिनिमम कितना आ गया 5, सी मिनिमम कितना आ गया 1, क्योंकि सी हमने मिनिमम इंटीजर 1 ले लिया। तो अब 1 बाय 1, एक पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। ए बी सी का प्रोडक्ट 25 से ज्यादा होगा, तो कौन सा करेक्ट हो गया इसमें, ए बी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। ओके, सिक्स क्वेश्चन में हमसे कुछ कहा गया है, ऐसा कुछ कि 1 प्लस रूट 2 पावर n इज गिवन बाय xn प्लस yn रूट 2। xn y are integers, then xn square minus 2yn square and yn plus 1 in terms of this। ओके, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात तो रूट 2 की जगह में माइनस रूट 2 रखूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, यहां पर माइनस रूट 2 आ जाएगा। दोनों को मैंने प्रोडक्ट किया तो 1 प्लस रूट 2 पावर n इंटू 1 माइनस रूट 2 पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, तो xn का स्क्वायर माइनस yn का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस 1 पावर n इज इक्वल टू xn स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स yn स्क्वायर। तो क्या पहला ऑप्शन आ गया क्या आपका, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आ गया। अब आगे के ऑप्शन में n प्लस 1 के बारे में बात करी गई है, xn प्लस 1 yn प्लस 1। ठीक है, तो n की जगह में n प्लस 1 रखो तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 की पावर n प्लस 1, इधर xn प्लस 1, मतलब जहां भी y n दिख रहा है वहां पे n प्लस 1 रख दिया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 1 प्लस रूट 2, एक फैक्टर अलग कर लिया और बचा क्या 1 प्लस रूट 2 पावर n, क्योंकि हमें n प्लस 1 को n में रिलेशन बताना है। तो 1 प्लस रूट 2, अब 1 प्लस रूट 2 ये क्या था आपका xn प्लस yn रूट 2। अब इसने जो xn और yn के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखा है कि xn yn आर इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका xn प्लस 2yn और रूट 2 के साथ क्या जाएगा xn प्लस yn एंड दैट इज इक्वल टू xn प्लस 1 प्लस yn प्लस 1 रूट 2। अब समझना xn और yn जो है वो आपके इंटीजर्स हैं, तो ये इंटीजर इंटू रूट 2 इर्रेशनल नंबर, ये इंटीजर इंटू रूट 2 इर्रेशनल नंबर। यदि ये दोनों बराबर है तो ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। तो xn प्लस 1 इज इक्वल टू, ये समझ में आता है ना, इर्रेशनल नंबर है इस कारण से, तो yn प्लस 1 इज इक्वल टू xn प्लस y। अब इसमें भी रिलेशन हमने निकाल लिया, आप चेक कर सकते हो। आप बी ऑप्शन आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। यहां से सी तो नहीं आया, डी आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। A is a matrix of size n cross n such that a square plus a plus 2i is equals to null matrix, then A is non-singular। अच्छा, सिमेट्रिक इनवर्स। ओके, तो सबसे पहले तो A के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे तो A कॉमन लेके हम लिख सकते हैं a प्लस आई और ये उधर गया माइनस 2i। अब मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इज इक्वल्स टू माइनस 2i का डिटर्मिनेंट, दैट इज नॉन जीरो। ऑर्डर दे रखा है क्या a का, n क्रॉस n दे रखा है, तो जो भी है नॉन जीरो होगा। यदि ये नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो नहीं हो सकता, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर हो गई। ठीक है, और यदि ऐसा है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर
प्लस ए इनवर्स ए प्लस 2a इनवर्स इंटू आई, वही हो जाएगा। तो ए इनवर्स आपका ये कितना हो गया, ए इनवर्स ए आई, तो यहाँ एक ए बचेगा, तो ए इधर आई, उस साइड ले गए तो माइनस, और डिवाइडेड ये 2 इधर, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन इन अ पैक ऑफ वेल सफल कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट अंटिल ऑल द कार्ड्स आर ड्रॉन देन। अच्छा, ये कहानी कब तक चलेगी, जब 52 के 52 कार्ड आप नहीं निकाल लो। बात समझ में आ रही। अब उसके बाद ये पूछ रहा है प्रोसेस में, समझ में आ गई। तो टोटल कितने तरीके से निकाल सकते हो आप, 52 फैक्टोरियल से, कि भाई पहले ड्रॉ में 50 में से कोई 52 में से कुछ भी आ जाए, दूसरे में एक तो चला गया, बचे कितने 51, फिर तीसरे में 50, चौथे में 49। तो ऐसे आपका 52 फैक्टोरियल से आप टोटल कार्ड्स निकाल सकते हो। अब पहले में देखा है चांस ऑफ गेटिंग अ स्पेड एट द 13th ट्रायल। तो जो 13th ट्रायल है आपका, यहां पर स्पेड आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल केसेस तो आपके पास 52 फैक्टोरियल है, 13th ट्रायल में स्पेड है। अब नंबर ऑफ स्पेड कितने होते हैं 13, तो 13 में से एक सेलेक्ट कर लिया जो कि 13th ट्रायल में आएगा, और बचे कितने 51 ट्रायल, और कार्ड कितने हैं 51, तो उनको निकालने का तरीका 51। ओके, तो ये आंसर आ गया 13/1/4, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ए तो गलत हो गया। सी और डी में चांस ऑफ गेटिंग लास्ट कार्ड एज स्पेड, यदि लास्ट कार्ड निकालना है 52nd जो है वो स्पेड चाहिए, वही कहानी स्पेड ही चाहिए ना। हाँ, तो 13 में से हमने एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया जो लास्ट में निकलेगा। बचे कितने कार्ड, एक कार्ड तो यहाँ चले गए, बचे 51 कार्ड। उन 51 कार्ड को 51 जगह कैसे निकाल सकते हैं, 51 फैक्टोरियल से, टोटल तो यही रहेगा आपका। अगेन ये भी 1/4। डी चांस ऑफ गेटिंग किंग एट द 5th ट्रायल एंड क्वीन एट द 10th ट्रायल। तो 5th ट्रायल में किंग चाहिए हमें, तो किंग 4 में से एक सेलेक्ट कर लिया जो 5th ट्रायल में आ गया, और 10th ट्रायल में क्वीन, तो 4 में से एक क्वीन सेलेक्ट कर ली जो 10th ट्रायल में आ गई। बाकी कितने आपके पास ट्रायल बचे 50, और कार्ड भी कितने 50, तो उनको निकालने का तरीका 50 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें नाइन और 10 दोनों है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बोथ। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स A and B are said to be similar if there exists a non-singular matrix P such that A is equals to P inverse BP। यदि ऐसा है तो A और B को हम सिमिलर बोलेंगे। 9th क्वेश्चन में दे रखा है A and B are similar matrices such that determinant of A is adjoint of Q का डिटर्मिनेंट। तो इसकी प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट ऑफ Q क्या हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर, और Q का ऑर्डर आपको क्या दे रखा है, Q जो दे रखा है वो दे रखा है 1 -2 1 1 1 2 0 -1 3। तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ Q पावर 3 -1 2 का स्क्वायर 4, डिटर्मिनेंट Q पावर 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 5 -5, दिस इज इक्वल टू 10, तो 10 पावर 4 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, और अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ 10 पावर 4 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ B भी चाहिए, तो उसको हम यहाँ से निकालेंगे। डिटर्मिनेंट लिया दोनों तरफ मैंने, तो वो हो जाएगा P इनवर्स का डिटर्मिनेंट, B का डिटर्मिनेंट, P का डिटर्मिनेंट। अब P नॉन सिंगुलर है तो ये नॉन जीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B बराबर आ गया। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ B। बस हो गया काम आपका। नाउ अगले क्वेश्चन 10th में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ओके, तो भाई इसमें देखो इफ A एंड B आर सिमिलर एंड B एंड C आर सिमिलर देन AB एंड BC आर सिमिलर। अच्छा, A और B सिमिलर है तो वो होगा P इनवर्स BP, और B और C सिमिलर है तो B इज इक्वल्स टू कुछ X इनवर्स C इंटू X, ऐसा होना चाहिए। तो मैं AB निकालूं तो AB हो जाएगा P इनवर्स BP X इनवर्स CX। तो ये तो हम, यदि ये आपका BA के टर्म में आ जाए तो बोल सकते हैं, तो यहाँ से तो कुछ नहीं बोल सकते हम, है ना। A पार्ट तो हम कुछ नहीं बोल सकते। B में AB सिमिलर है, BC सिमिलर है, देन A एंड C आर सिमिलर।
ए बी सिमिलर है और बी सी सिमिलर है, तो ए और सी सिमिलर होगा, तो बी को उठा के मैंने यहां रखा, तो ए आ गया आपका पी इनवर्स, बी की जगह ये रख दिया एक्स इनवर्स सी एक्स इंटू पी। अब इसको देखो इनवर्स की प्रॉपर्टी से, दिस कैन बी रिटर्न एक्स, एक्स बी का इनवर्स इंटू सी इंटू एक्स पी। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि p और x दोनों नॉन सिंगुलर, तो ये भी नॉन सिंगुलर, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि a एंड c आर सिमिलर, बी ऑप्शन से, क्योंकि ये एक नया मैट्रिक्स हो गया y, दैट इज y इनवर्स c y, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ सी ऑप्शन, a and b are two non singular matrices, then a is similar to b। अच्छा, तो यदि a b के सिमिलर है और मान लो हमने ले लिया a इनवर्स b a, तो कुछ बोल पाएंगे क्या हम, और b को लिख सकते हैं हम a इनवर्स ए बी। इसमें कुछ बोल ही नहीं सकते हम, है ना। डी ऑप्शन सीधा चेक करेंगे, इफ एन बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन ए बी इज सिमिलर टू बी ए। अच्छा, तो ए बी यदि हम लिखें, या ऐसे बोलो कि ए इनवर्स ए बी जो है आपका बी ए में कन्वर्ट हो रहा है क्या, तो ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा आई, तो ये आपका बी ए के बराबर आ रहा है, सो दिस मीन्स बी ए एंड ए बी आर सिमिलर, और ए बी और बी ए सिमिलर, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर लिया है तो sorry. Now paragraph 11 and 12, question related to 11 and 12. Consider the hyperbola xy is equals to 4 and the line y plus 2x minus 4 is equals to 0। क्या लाइन इंटरसेक्ट कर रही है क्या, तो चेक कर सकते हैं हम, y को यहाँ उठा के रख दो, तो x 4 minus 2x is equals to 4, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब सॉरी मतलब x कोई भी रियल नहीं आ रहा है, मतलब लाइन जो है आपकी कुछ ऐसी जा रही है, तो ये पॉइंट हो गया 2,0 और ये हो जाएगा 0, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। 11th क्वेश्चन में बोला गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द हाइपरबोला, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम जानते हैं नॉर्मल के अलॉन्ग होती है, तो इसका स्लोप कितना है -2, तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए 1/2। एक्स वाई इक्वल टू 4 है, तो एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो टेंजेंट का स्लोप -y/x। इस पर कोई भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं 2t, 2/t, तो स्लोप आ गया -1/t², किसका, टेंजेंट का, टेंजेंट का स्लोप आ गया -1/t², तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा t², तो t आपका आ गया, डायग्राम के हिसाब से एक्यूट एंगल होना चाहिए 1/√2, यदि 1/√2 है तो पॉइंट आ गया आपका √2, 2√2, ये पॉइंट आ गया आपका √2, 2√2, समझ में आ गया, ये पॉइंट हमने ये लिया था, तो इससे इसकी डिस्टेंस, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, इससे लाइन इसकी डिस्टेंस, तो दैट इज इक्वल्स टू 2√2 प्लस 2√2 माइनस 4 अपॉन में √5, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है let the given line intersect the x-axis at r, that is इसको बोला गया r, if a line through r intersect the hyperbola at s and t, okay, then the minimum value of rs into rt, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें तो हम पैरामीट्रिक से जाएंगे, तो दिस लाइन कैन बी गिवन एज, या इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं हम 2 + r cos थीटा, r sin थीटा, पैरामीट्रिक से। अब ये पैराबोला हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो 2 + r cos थीटा इंटू r sin थीटा इज इक्वल्स टू 4, तो
यहां से आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2r साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट क्या होंगे, R1 R2। तो ये R1 डिस्टेंस हो जाएगी इधर और ये R2 डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमें R1 R2 पूछा गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा -4 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये अपोजिट साइन के होंगे तो हमने मॉड लगा दिया क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 2 8 बाय साइन 2 थीटा का मॉड। मैक्सिमम चाहिए हमें कि मिनिमम चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी। तो ये मिनिमम कब होगा? ये यदि पूरा मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या हो, मैक्सिमम। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो आंसर इज 8/1, दैट इज 8। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। लेट f of x be a differential function for all x belongs to real number. Satisfy f of x is equals to f dash 1 e power x minus 1 minus f of 0x plus x square by 2. Find the global minimum value of f of x. तो सबसे पहले तो हम f of x निकालें। तो इसमें इसको सबसे तो पहले डिफरेंशिएट करो। तो ये हो जाएगा f, ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा e पावर x माइनस 1 f ऑफ 0 प्लस x। मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो f डैश 1, ये भी f डैश 1 e पावर 0 1 हो गया माइनस f ऑफ 0 प्लस 1। तो f ये कैंसिल होके f ऑफ 0 आपका आ गया किसके बराबर? 1 के बराबर। और यहाँ पर मैं 0 रख दूँ क्योंकि f ऑफ 0 पता चल गया। तो f डैश 1 ये हो जाएगा e पावर माइनस 1, 0 रख रहे हैं और ये हो जाए 0 रख रहे हैं ना, हाँ। तो f ऑफ 0 1 है तो आपका f डैश 1 आ गया कितना? 1/e। नहीं 1/e नहीं, e सिर्फ। तो f ऑफ x आपका निकल के आ गया, ये हो गया e, तो e पावर x माइनस f ऑफ 0 कितना है? 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2। तो f ऑफ x आ गया। अब इसकी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू बोली, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन जो था हमारे पास e पावर x माइनस 1 प्लस x, इसको आप देखो तो e पावर x माइनस 1 माइनस x, ये दोनों का ग्राफ बनाओ। e पावर x का ऐसा जाएगा 0 पर कितना? 1, ये भी 0 पर 1, और 1 माइनस x का ग्राफ ऐसा जाएगा। तो 0 के आगे हम देखें तो कौन बड़ा हो रहा है? e पावर x, मतलब ये कहानी पॉजिटिव है। 0 के पीछे ये बड़ा हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो आप पे 0 पे आपको ग्लोबल मिनिमा मिल रहा है। सो f ऑफ 0 इज योर ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा। और f ऑफ 0 कितना था? 1 के बराबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/4 में देखो क्या है। f 0 से 1 r is a continuous function satisfying 0 to 1 f of x dx is equals to 1/3 0 से 1 f of x square whole square dx. Then find the reciprocal of f of 1/4. ओके, तो सबसे पहले तो पूरी कहानी को एक साइड ले गए, तो इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/3 0 से 1 f of x square whole square dx माइनस 0 से 1 f of x dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में x स्क्वायर को मैंने रखा t, तो ये हो गया 0 से 1 f of t का होल स्क्वायर, और dx हो जाएगा dt बाय 2x। x क्या हो जाएगा आपका? dx हो जाएगा dt बाय 2x, और x क्या था? √t। पॉजिटिव लेंगे हम, 0 से 1 है क्योंकि, माइनस 0 से 1 f ऑफ x dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस कहानी को हम लिख सकते हैं f ऑफ t का होल स्क्वायर। यहां भी इसको भी हम लिख सकते हैं f ऑफ 2√t माइनस f ऑफ t, क्योंकि लिमिट सेम है, वेरिएबल तो चेंज किया है, x या t रख दिया। इसको एलसीएम लूं मैं तो 0 से 1 f ऑफ t का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2√t f ऑफ t, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√t। इसमें मैंने
टी प्लस किया और माइनस किया टी, तो ये आपका जो है क्या बनता हुआ दिख रहा है, एफ ऑफ टी माइनस रूट टी का होल स्क्वायर, और जो अलग से हो गया अपॉन में 2√2 तो चल ही रहा है, और अलग से माइनस टी अपॉन में 2√2 हो गया 0 से 1 रूट टी डी टी, सॉरी 0 इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू आ जाएगी टी पावर 3/2 और नीचे क्या था 1/2, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 1/2 टी पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो 0 से 1 में ये हो गया, ये भी 1/3, तो ये और ये इंटीग्रेशन आपका कैंसिल हो गया, और यहां से आ गया 0 से 1 एफ ऑफ टी माइनस रूट टी का होल स्क्वायर बाय 2√2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, ये वैल्यू आपकी 1/3 आ रही है, माइनस में प्लस 1/3 कैंसिल हो गया। अब 0 से 1 में यदि देखूं तो ये 0 तभी हो सकता है, मतलब यदि मान लो थोड़ा सा भी ये वैल्यू रह गई तो कुछ एरिया बन जाएगा आपका, तो कहने का मतलब तभी हो सकता है जब ये पूरा 0 हो, मतलब एफ ऑफ टी आपका किसके बराबर हो, रूट टी के बराबर, तो एफ ऑफ 1/4 हो गया 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 2। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.5 में आपसे बोला गया है, देखो ओके, क्वेश्चन नंबर 1.5, लेट्स सी इज अ सर्कल दैट इंटरसेक्ट ईच ऑफ द सर्कल्स। अच्छा, सर्कल्स है आपके पास जिसका से -2, 0 रेडियस 2, तो एक सर्कल तो ये हो गया, -2, 0 रेडियस कितनी है इसकी 2, सर्कल जैसा सर्कल लग नहीं रहा है ना, अब ठीक है, अब एक सर्कल तो लगेगा, -2, 0 और रेडियस कितनी है इसकी 2। दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर 4, 2 और रेडियस 2, 4, 2 और रेडियस 2, मतलब इसको वो टच करेगा, ठीक है, इसका सेंटर है 4, 2 और ये 2 है तो टच करेगा। दूसरा है 4, -2 और रेडियस 2, तो ये इधर टच करेगा, रेडियस 2 है, ठीक है। अब जो तीसरा सर्कल जो सी है वो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली 1 पॉइंट, मतलब टच करेगा, और कोई भी ये 3 सर्कल सी के अंदर नहीं आ रहा है। रेडियस ऑफ आर ऑफ सी इज ऑफ द फॉर्म, ओके, तो उसकी रेडियस चाहिए हमें, तो जो आपका सर्कल सी होगा वो आप समझ सकते हो इन तीनों को टच करेगा एक्सटर्नली, और सिमेट्री से हम बोल सकते हैं ये सर्कल इक्वल है, तो इस सर्कल को वो यहीं टच करेगा, और इन दोनों को ऐसे टच करते हुए वो ऐसा कुछ बनेगा। आ रही है बात समझ में। तो इसका सेंटर जो होगा यहाँ पर होगा, और ये रेडी यदि टच कर रहा है तो ये मान लो r,0 है, ये पॉइंट हो गया r,0। अब तीनों को टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस जो है कितनी हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर, तो C1 C2 हो गया r+2 के बराबर, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, अच्छा ये और ये भी बराबर होगी डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस, इसकी रेडियस कितनी थी 2, इसकी रेडियस भी 2, अच्छा तो सब कुछ बराबर होगा, मतलब ये भी r+2 ये भी r+2, तो r+2 इसके बराबर आ गया, यहाँ से देख लो सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो गई 4 - r का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व कर ले तो ar स्क्वायर प्लस 4r+4 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 16 - 8r प्लस 4, तो 12r इज इक्वल टू 16, तो r हो गया आपका 4/3, r 4/3 हो गया। तो हमसे जो पूछा गया इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू आ गया आपका 7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.6,
कंसिडर द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying mod z minus 3 mod z plus 3 is equals to 12. If the maximum of mod z का बॉक्स और दूसरे में mod z का लिस्ट इंटीजर फंक्शन, पहला ग्रेटेस्ट, अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, मतलब हमें mod z बताना है और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो mod z मैक्सिमम निकालना है, तो हमने z को ले लिया r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, या ऐसे लिखो, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा r cos थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, इधर से हो जाएगा r, इधर से हो जाएगा r cos थीटा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से देखूँ तो ये आ गया आपका आर स्क्वायर, अच्छा यहाँ भी आर तो आएगा ना यार, तो आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, इधर भी आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 6 आर कॉस थीटा प्लस 9। ओके, तो ये लिख लिया आर स्क्वायर 6 आर कॉस थीटा प्लस 9 और ये प्लस आर अलग से चल रहा है इज इक्वल टू 12। इन दोनों ब्रैकेट से मैंने अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 9 बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 6 आर बाय आर स्क्वायर प्लस 9 कॉस थीटा, ये बचेगा 1 प्लस 6 आर बाय आर स्क्वायर प्लस 9 कॉस थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 12। ओके, अब देखो थीटा आपका वेरी करेगा, थीटा के हिसाब से आर डिसाइड होगा। तो सबसे पहले तो 6 आर बाय आर स्क्वायर प्लस 9, आर आपका क्या है मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर में एमजीएम लगाओ तो ये हमेशा 6 आर से बड़ा, तो ओवरऑल 6 आर से छोटा, मतलब ये कहानी 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर भी होगी, पर 0 से बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव है। और कॉस थीटा हम जानते ही हैं कि कॉस थीटा भी आपका 0 से 1 के बीच में होगा। कोई दिक्कत है क्या समझने में? निगेटिव भी ले लो, कोई समस्या नहीं है। तो ये पता है कि 0 से 1 है, क्या है 0 से 1 है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको मैंने बोल दिया t, तो ये कहानी हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट 1 माइनस टी अंडर रूट 1 प्लस टी अंडर रूट 1 प्लस टी कॉस थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 12, एंड दिस ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 प्लस 2 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 12। टी 0 से 1 तो टी स्क्वायर 0 से 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी आपका क्या होता है 0 से 1। बात को समझना, ध्यान से समझना, कॉस स्क्वायर थीटा भी 0 से 1। इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, मतलब ये पूरी कहानी टी कॉस थीटा को कुछ मैं लेमडा ले लूं, तो ये जो पूरी कहानी बन रही है अंडर रूट 2 प्लस 2 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा ये 0 से 1 ये 0 से 1, तो लेमडा क्या आ जाएगा 0 से 1, ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर लेमडा ही ले लो सिर्फ इस पूरे को, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये हमेशा इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो निगेटिव आएगा, मतलब ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, क्या हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी 1 पर, या ऐसे समझो आप, अब पहले मैक्सिमम देख लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी जब लैम्डा 1 हो, दैट इज रूट 2, तो उस समय आपका आर स्क्वायर प्लस 9 ये कितना हो गया रूट 2 प्लस आर इज इक्वल टू 12, तो इस समय आपका ये मिनिमम एक मिनट, ये डिक्रीजिंग है, तो लेमडा आपने ये क्या लिया था अभी, लेमडा यदि आपका 0 है, हाँ डिक्रीजिंग है ना, तो
तो हाँ, छोटे पे बड़ा, तो 0 यदि मैं लेता हूं, तो यदि ये लेमडा 0 लिया तो 2 + 2 रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा भाई, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम हुआ, तो उस समय आपको आर मिलेगा मिनिमम, निकाल के देख लेना जो भी आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो मैक्सिमम आर मैक्सिमम कहां मिलेगा हमें? जब जब कॉस थीटा क्या हो आपका 1, कॉस मतलब लैम्डा आपका 1 होता, लैम्डा 1 कब होगा? जब कॉस थीटा 1 होगा। मतलब थीटा में सिर्फ मैं देखूं तो मैक्सिमम कब मिलेगा? जब लैम्डा मैक्सिमम मतलब कॉस थीटा मैक्सिमम 1 हो। तो कॉस थीटा यदि आपका 1 हो गया, कॉस थीटा यदि 1 हो गया तो यहीं से आ जाओ। कॉस थीटा यदि 1 हो गया तो ये हो जाएगा r-3, ये हो जाएगा r+3, वो तो r है ही, = 12। तो r आ गया 12, मतलब r आ गया 4। तो मैक्सिमम r आ गया आपका 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यही होगा, लिस्ट इंटीजर भी यही होगा। तो 4 + 4 आंसर इज 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 and 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ABC are three distinct positive real numbers, then the minimum possible integral value of a plus b power 6, b plus c power 6, c plus a power 6 divided by 8 abc whole is minimum possible integral value। ओके, तो सबसे पहले तो a plus b पावर 6, b plus c पावर 6, सी ए बी सी आपके इंटीजर्स है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नंबर्स हुए तो इसमें एम जी एम लगा दिया सबसे पहले। तो वो हो जाएगा a प्लस बी पावर, हाँ, a प्लस बी पावर 6, b प्लस सी पावर 6, c प्लस ए पावर 6 होल पावर 1/6। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या कि a प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab होगा। तो ये कहानी, ये जो है इससे बड़ा है, और a प्लस बी बाई 6 किससे बड़ा है? इससे। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसकी जगह हम √2ab रख दे, 2√ab पावर 6। इधर bc क्या हो जाएगा? 2√bc से बड़ा, ये हो जाएगा 2√ca से बड़ा। तो बस आगे बात समझ गए? तो ये जो हमें निकालना है, सॉरी इसको कुछ मान लिया अल्फा, तो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से क्या आ गया? 2 कितनी बार आया? 6 2 पावर 18, और √ab तो हो जाएगा abc की पावर कितनी हो रही है? 6। सही है, हाँ, abc की पावर कितनी हो रही है? 6 ही होगी। और होल पावर 1/6। एक मिनट, ये जो होगा, एक मिनट, ये गड़बड़ किया ना हमने। ये 3 टर्म्स थे, ये 3, तो यहाँ पे 1/3 होना चाहिए। अब ठीक, 1/3 होना चाहिए। तो 2 की पावर 18, ये 1/3 होगा, और abc। अब ठीक, तो अल्फा आपका क्या था? समेशन ऑफ a प्लस बी पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से आ गया 2 पावर 6 और abc का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ a प्लस बी पावर 6, मतलब ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू abc के स्क्वायर को इधर ले आए, और उसने क्या पूछा था? 8 चाहिए। 8 मतलब 64 बोले तो 2 पावर 6, 2 पावर 6 को भी इधर ले आए, तो वो हो गया 8 का स्क्वायर। बचा क्या? 3। ठीक है,
अब हमारे पास जो है ABC आपके डिस्टिंक्ट इंटीजर है, तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर, मतलब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हो, तो डिस्टिंक्ट इंटीजर से तो इक्वलिटी होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि AMGM में समझ में आता है इक्वलिटी कब होल्ड करती है। तो इससे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 4 ग्रेटर देन 3 है, और ABC यदि इंटीजर है तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, 4। मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू कौन सी आ गई, हाँ इंटीजर वैल्यू पूछा है ना, तो नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर ये 4 क्यों लिया है, क्योंकि उसने मिनिमम इंटीजर वैल्यू पूछी है, 3 तो हो नहीं सकता, तो 3 के बाद इंटीजर कौन सा आ गया, हो गया 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला गया है n वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर्स आर a वेक्टर, b वेक्टर एंड r वेक्टर, ठीक है, सेटिस्फाइंग mod of r minus a, b minus a and n cap is equals to lambda times of r cross b minus a minus a cross b, then find the lambda। अब n वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो यहां से सबसे पहले तो मैं n कैप लिख सकता हूं या n वेक्टर लिख सकता हूं क्या, कि r माइनस ए वेक्टर क्रॉस b माइनस ए वेक्टर। पहली बात तो ये हो गई, कैसे, ये वेक्टर दोनों का क्रॉस, भाई एक प्लेन में दो वेक्टर दोनों का क्रॉस, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। आगे बात समझिए, तो इसको n वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड कुछ है, हाँ n वेक्टर हमने ये ले लिया, कोई दिक्कत, ठीक। तो यहां से हम बोल सकते हैं, तो मान लो इसका मैग्नीट्यूड कुछ t हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज t डॉट n कैप, t डॉट n कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या ले लिया हमने, t डॉट n कैप, n कैप क्या था, यूनिट वेक्टर नॉर्मल की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, r माइनस ए क्रॉस b माइनस ए डॉट n कैप, भाई एसटीपी जानते हो ना, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लैम्डा टाइम्स, और ये जो लिखा हुआ है वो इसको आप सॉल्व करो, तो ये लिखा हुआ है r क्रॉस b, फिर माइनस या r क्रॉस b माइनस ए, ठीक है, और फिर माइनस ए क्रॉस बी, और a क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा। सो ये जो है डायरेक्टली आपका ये लिखा हुआ है t डॉट एन कैप, और ये जो अभी बताया क्या था, t डॉट एन कैप, तो t डॉट नहीं, t तो उसका मॉड्यूलस था, तो एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये क्या हो गया, t डॉट नहीं है, ये सिर्फ t है, तो एन कैप डॉट एन कैप 1, तो ये हो गया आपका t, या उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, t होगा, या लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इधर एन कैप यूनिट वेक्टर 1 हो गया, तो लैम्डा आपका निकल के आ गया 1, एंड दैट इज योर आंसर, ओके।